इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे हर 100 किलोमीटर पर प्रकृति अपना रंग बदलती है। कहीं घने जंगल है तो कहीं बहुत रेयर एनिमल्स। यही है हमारे रिच फ्लोरा एंड फौना। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम हमारे 10th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर विच इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उसका हम वेरी फर्स्ट सेकंड टॉपिक करेंगे जो कि है फ्लोरा एंड फौना एंड हाउ टू कंजर्व दीज फ्लोरा एंड फौना। ये ज्योग्राफी का जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं मोर एनवायरमेंट ओरिएंटेड है। ये पूरा ज्योग्राफी का नहीं है, बट हाँ इसमें हम ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट के एस्पेक्ट से देखेंगे कि हमारे देश में क्या क्या फ्लोरा मौजूद है, कैसे फौनाज हैं, कितने परसेंटेज में है और इनका बचाव कैसे करना है, इनका यूज कैसे हो रहा है और किस हद के किस परसेंटेज में ये यहाँ पे मौजूद है। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो द चैप्टर डिस्कसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 4 चीजों पे ये चैप्टर निर्भर करता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी को स्ट्रेस क्या है, किस चीज से कंसर्न है, किस चीज से थ्रेट है, और देन उसका कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ठीक है, सो बाय इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, एफर्ट, एंड देन उसके बाद फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट in India, and then the interdependence of human and nature with ecological systems. अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम ये भी समझेंगे इस चैप्टर में कि हाउ these different things are interdependent with each other. No species, no flora or no fauna or none of us are living in isolation. We are living in coexistence, right? So ये सब एक दूसरे पे कैसे निर्भर है और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कंजर्व क्यों करना चाहिए, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो ये किस चीज का पार्ट है, इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, हमने हमेशा से पढ़ते आए हैं इको सिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, अलग अलग एनवायरमेंट के अलग अलग हिस्सों के साथ एक इंटरैक्शन होना और उस इंटरैक्शन होने के साथ हमें एक साथ रहना, एग्जिस्टेंस में रहना। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, इकोसिस्टम। ठीक है, तो इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब डिफरेंट लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड देन हाइड्रोस्फीयर, ये 3 चीज मिलके बायोस्फीयर बना रहे हैं, राइट। और उसी बायोस्फीयर में जो हमारा इंटरैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इकोसिस्टम बन रहा है। ओके, और यही इकोलॉजिकल सिस्टम को चलाने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम आजकल बहुत सारे लेवल्स पे समझ रहे हैं चीजें कि क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी तरह का पोल्यूशन है ही, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, right? So we are aware about such thing happening around us, and which is why there is a need of conservation. There was biodiversity, there was wholesome kind of wholesome lot of biodiversity. There are millions of species, there are millions of microorganisms, there are people, there are above 7 billion people, right? So they all are living in coexistence and we have to conserve it. अब कंजर्व करने की नौबत क्यों आ रही है, सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि कंजर्व करने की जरूरत क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इन सारे अबंडेंट रिसोर्सेज को, इन सारे अबंडेंट एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ कहीं किसी ना किसी तरीके से हानि पहुंचाई है और इस हानि की वजह से हमें कंजर्व करने की नौबत आ रही है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वी शेयर दिस प्लैनेट with millions of other living organisms. अभी मैंने बताया कि none of us are living in isolation. Yes, we are living together. We are sharing this earth with different millions and billions of species. We are sharing this with animals. We are sharing with forest. We are sharing with other flora and fauna, right? So we are sharing this earth with many of us, right? So not only human beings, okay, so there is millions of other living beings
starting from microorganisms, yes, then from bacteria to lichens, banyan trees, elephants, anything, blue whales, anything you see around you, you are sharing this place with them. Okay, now we human along with all living organisms form a complex web of ecological system. Okay, हम ऐसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सिर्फ हम तो नहीं है अर्थ पे, बहुत सारी चीजें हैं, राइट, एनिमल्स है, प्लांट्स है, इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो, मैक्रो, नैनो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं, और क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल हैं, राइट, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, राइट। सो ये इतनी सारी चीजें जो नेकेड आई से दिखती हैं, जो नहीं दिखती हैं, सब कुछ हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, और हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, राइट। सो वी आर लिविंग इन अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम वेयर एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। हम ह्यूमंस कहाँ पे, किस पे डिपेंडेंट है, फ्लोरा और फौना पे। कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, वो लोग फ्लोरा खाते हैं, राइट, लाइक पालक, मेथी, ये सारी क्या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये वेजिटेबल्स क्या है, प्लांट ही तो है। एंड those are who are non-vegetarians, right, who eat meat, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। सेम सिमिलरली वी द एनिमल्स हु आर omnivorous, so they are what, dependent on both animals and plants, right? So each and every unit in our surrounding, each and every unit as a single unit is dependent on someone, right? So we are all interdependent. So ये एक कॉम्प्लेक्स वेब है, क्योंकि सब किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हैं, और सब जब किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, दैट मीन्स एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चेन बन रही है। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं millions and billions of there are species, millions and billions of there are human, we as a people, right? So there gets a, or there is a creation of more complex web, there is creation of more complex chains and the chain of interdependence. Okay, so in which we are only a part. See, there is a huge complex system where we stand only as a small part. ठीक है, इस अर्थ पे हम ह्यूमन बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन के पार्ट हैं, बाकी और क्या है वी डोंट नो। इनफैक्ट द ओशन, द एक्वेटिक ओशन, ओशन की जो लाइफ है, द मरीन लाइफ, इट इज येट टू बी डिस्कवर्ड। देयर इज ओनली अबाउट, if I can correctly recall, it is around 5% only of oceans we have yet discovered, only 5%. So see, हम लोग सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हैं पूरे वर्ल्ड का, राइट, एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने की नौबत क्यों आई? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सेव ट्रीज, सेव टाइगर और सेव वाटर, ये सब बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम इस पे निर्भर करते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज पर्टिकुलर सिस्टम्स, राइट। अदरवाइज हमें पानी नहीं मिलेगा, अदरवाइज हमें वुड नहीं मिलेगा, अदरवाइज हमें शेड नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा, राइट। तो we are very much dependent on this complex web of ecological system, correct? Getting it? So this is it. Now let us understand what is biodiversity, what actually biodiversity means. So bio, we all know that what does bio mean? Bio means life, right? Bio means what? Life. Anything when we say bio, biotic component, biology, then biodiversity. So whenever we term bio, we take the term bio, it is what? It is something which is related to life, which is related to living or only living organism, right? So what is biodiversity? Life की variety होना, life की diversity होना, it is called biodiversity, right? अगर life की बहुत सारी variety है, only human beings है, तो क्या ये biodiversity होगा? No. Human beings के साथ कितने, मतलब मिलियन स्पीसीज ऑफ ट्रीज हैं, देन शर्ब्स हैं, देन हर्ब्स हैं, और देन क्लाइंबर्स हैं, और फिर अपने क्रीपर्स हैं, फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे घास है, राइट। तो ये सब क्या हो गई? अलग अलग स्टैंड अलोन, दे आर इन बिलियंस ऑफ स्पीसीज, राइट। हर पौधे की, हर पेड़ की अपनी अलग स्पीसी है। So if there is this much, not certain, there is this much
differences and this much species in number and the variety, right? So what we say, it is diversity, right? We live in India, right? Indians are so much diverse, right? From Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Arunachal Pradesh, we see lot of difference in languages, we see lot of difference in religion, we see lot of difference in culture, right? In dressing, clothings, right? So there is so much huge diversity in only culture itself, right? So how we can say that there will be no diversity on earth, only humans are the only people living in isolation? No, we exist in diversity. Okay, so biodiversity or biological diversity is an immensely rich in wildlife and cultivated species, diverse in form. देखो, rich in wildlife, ठीक है, rich in wildlife and cultivated species. अब ये दोनों का मतलब क्या है? वाइल्ड का जो स्पीसी है, वाइल्ड का जो एरिना है, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ मतलब फॉरेस्ट लाइफ, ओके, नॉट डोमेस्टिक, इधर डॉगीज और बिल्ली सब लोग दिख जाते हैं ना, ये सब नहीं, जो वाइल्ड लाइफ है, जो वहाँ की जंगल की लाइफ है, राइट, वहां पे भी हम बहुत रिच वैरायटी देखते हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स जो कि ना कभी हमने सुनो। इनफैक्ट अमेज़न के जंगलों में तो इतने टाइप के एनिमल्स है, इतने टाइप्स के माइक्रो एनिमल्स है, छोटे छोटे बड़े इतने एनिमल्स है कि हमें अभी हम उतना पूरा आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते ये कौन सी जाति कौन सी प्रजाति में आएगा, राइट? सो इट इज सो मच ऑफ, मतलब इतना रिच और इतना इंटेंस है, ओके? ऐसे ही कल्टिवेटेड स्पीसी है, एक स्पीसी से दूसरी स्पीसी, तीसरी स्पीसी, अलग अलग स्पीसी एक स्पीसी से भी डाइवर्ज होके निकल जाती है, ठीक है? क्योंकि सर्टेनली कभी कभी ऐसा होता है कि one species is breeding with another species and giving a new species, generating a new species, right? So there is cultivated species, then diverse in form and function but closely integrated in the system through multiple network of interdependencies. Now अब what does this means? इतना डाइवर्स होने के बाद, इतना रिच होने के बाद, इतना अलग अलग होने के बावजूद, what does it denotes? They are fully dependent on each other. There will be no existence of one species if there is no other species, right? अगर कोई, in the absence of one species, there will be no existence for that particular species we are talking about, right? अब we as a human, we cannot live without forest, the flora. We cannot live without the animals, right? We cannot live without these things happening around us, right? तो हम क्यों बोलते हैं कि धरती गर्म हो रही है तो धरती को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से, राइट? हम क्यों बोलते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है इसको बचाना है? क्योंकि दीज आर हार्मिंग आवर एनवायरमेंट, एंड इनफैक्ट इफ एनवायरमेंट इज हार्म्ड देन वी विल इन टर्न विल बी हार्म्ड, ओके? तो जैसे हम हार्म होंगे फिर हमारे लिए एग्जिस्टेंस खराब होगा और हमारे वजह से एग्जिस्टेंस बाकी चीजों का भी खराब होगा, राइट? सो वी आर होल लॉट, हम लोग क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि ह्यूमंस की तो जरूरत ही नहीं है धरती पे। धरती पे यही लोग, रिच वाइल्ड लाइफ ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर इंटरडिपेंडेंट, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब एंड दे आर सस्टेनेबल फॉर ईच अदर, दे कैन सस्टेन लाइफ फॉर मोर, मतलब कमिंग करोर्स और मिलियंस ईयर्स, ओके? सो ह्यूमंस की वैसे खास जरूरत नहीं है, हम हो गए तो हमने और तबाही ही मचाई है, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया है धरती को। आज धरती को सेव अर्थ करने की जरूरत पड़ रही है। धरती इज सेल्फ सस्टेनिंग, अर्थ इज सेल्फ सस्टेनिंग, वो खुद बढ़िया से जी रही थी, राइट? हमने यहाँ पे आग लगाई, राइट? ओके, सो लेट्स नॉट बिकम मोर कॉन्ट्रोवर्शियल। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरडिपेंडेंसी, ये समझ में आ गया कि इंटीग्रेटेड सिस्टम में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, रिच वाइल्ड लाइफ, रिच फ्लोरा एंड फौना का, ओके? नाउ नेक्स्ट, इट इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए ये क्रूशियल है, इनके सर्वाइवल के लिए हम क्रूशियल नहीं है, ओके? गेटिंग इट? ये इन्होंने खुद बोल दिया, समझ में आया? बुक ने खुद बोला है, एनसीईआरटी ने खुद बोला है कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए दीज आर इम्पोर्टेंट, ओके? वी आर इनफैक्ट थ्रेटनिंग देम, वी आर नॉट essential for their survival, but we are in fact threatening them, okay? Now human survival, as it supports essential life system such as air quality, water, food and food production, water supply और air quality, हवा, पानी, खाना, ये सब चीज हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारा environment,
ओके, हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे फ्लोरा, हमारी फौना, राइट। अब जहाँ पे कहीं बहुत ज्यादा पेड़ नहीं होते, ठीक है, वहां के एयर क्वालिटी देखना, और जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं वहां की एयर क्वालिटी देखना, देयर विल बी अ ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके। क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे मौजूद होते हैं वो कंटिन्यूसली एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे पेड़ ज्यादा नहीं होते वहां एयर क्वालिटी डिग्रेड करती जाती है, फिल्टर नहीं हो पाती। द फॉरेस्ट, द ओशन, दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक, कार्बन को अब्सॉर्ब करते हैं, तो गर्माहट को बैलेंस करके रखते हैं। समझ में आ रहा? तो these they are very much essential for human survival. So we are also dependent on this rich biodiversity we are talking about. Okay. Now, next is flora and fauna in India. India is one of the world's richest country in terms of its vast array in biological diversity. तो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला और मैं वापस से बोल रही हूँ कि इंडिया इतनी ज्यादा रिच है हमारे बायोडाइवर्सिटीज में, जैसे कि अलग टाइप के फ्लोरा होना, प्लांट्स की स्पीसीज होना, और अलग टाइप के फौना होना, ठीक है। कुछ स्पीसीज तो इस तरह की हैं इंडिया में जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, इंडिया के अलावा कहीं पाई ही नहीं जाती, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। रिचेस्ट कंट्री किन टर्म्स में? हमारे बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में। हमारे पास वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है मैंने इसको पिछले ही स्लाइड में समझा दिया ना, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसको थोड़ा सा वापस से पीछे करके देख लेना। सो एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। सो अब इतना सोचने की जरूरत है इस पे कि हमारे पास कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, और इतनी डाइवर्सिटी है कि उसके दुगना और तिगुना हमारे पास अभी जो हमने डिस्कवर्ड भी नहीं किया है, इतनी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के पास है। देयर आर डिफरेंट, जैसे अमेज़न के जंगलों की बात की थी मैंने, तो अमेज़न के जंगल जैसे हैं वैसे ही इंडिया के कुछ ऐसे जंगल हैं, इंडिया के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां अभी एक्सप्लोरेशन उतनी तरीके से हुआ भी नहीं है और हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया। हम हमेशा इफ आप लोग न्यूज को फॉलो करते होंगे तो हमेशा कभी ना कभी देखा होगा कि एक नई स्पीसी असम में कहीं पाई गई है, अंडमान एंड निकोबार में कहीं पाई गई है, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में, मिजोरम में कहीं कोई स्पीसी पाई गई है। तो दीज आर द रिच फॉरेस्ट एरियाज, दीज आर द रिच जंगल वाले जो जगह है वो इतने रिच है कि वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज हमेशा कभी ना कभी डिस्कवर होती ही रहती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बटरफ्लाई की स्पीसीज, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोकोडाइल की स्पीसीज, या कुछ ना कुछ ऐसा अलग अलग इंसेक्ट्स की स्पीसीज मिल जाती है जो बहुत ही चौकन्ना कर देती है हम लोगों को कि अरे ये हमारे इंडिया में ही था। इस तरह से ये डिस्कवर होती है। तो हमारे पास ट्वाइस और थ्राइस द नंबर ऑफ द करेंट स्पीसीज वी haven't discovered yet. See, so the richness of biodiversity in India you can understand. India is rich in biodiversity with many unique species. अब यहाँ पे मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसी स्पीसीज है जो इंडिया में ही पाई जाती है, इंडिया के बाहर पाई ही नहीं जाती। सो दीज आर दोज यूनिक स्पीसीज, but this diversity is under threat due to environmental insensitivity. Okay, अगर पुष्पा मूवी देखी होगी तो you can see that those red sanders, लाल चंदन की लकड़ियां, ठीक है, these red sanders, these are only found in India in the नीलगिरी part of Western Ghats. Okay, so ये क्या है, हमारी एंडेमिक यूनिक स्पीसी है जो कि सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। ये यूनिक है इंडिया के, ठीक है, एंड विच इज वाई इट इज थ्रेटेंड। क्यों थ्रेटेंड है? पुष्पा में वो क्या करता है, ये सारे लाल चंदन को स्मगल करता है, राइट। तो ये इनसेंसिटिवली जो अपन कटिंग कर रहे हैं रेड सैंडर्स की, वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से बायोलॉजिकली एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है, राइट। जो ये यूनिक स्पीसी हम रेड सैंडर्स की बात कर रहे हैं, ये क्या हो रही है, इलीगल स्मगलिंग के चलते आप ग्रीड में काटते जाओगे तो उसको वापस से ग्रो होने में टाइम लगेगा और वापस से ग्रो होने का मौका भी शायद ना मिले, और शायद ये यूनिक स्पीसी हमारे इंडिया की खत्म हो जाए या खराब हो जाए, राइट। सो एनवायरमेंटल इनसेंसिटिविटी की वजह से ये सारी यूनिक स्पीसीज और जो स्पीसीज हमारी बायोडाइवर्सिटी की है वो क्या है, खतरे में है। ओके, सो
इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। ठीक है, तो ये थ्रेड्स की वजह से, थ्रेड्स क्या है हमारे पास, थ्रेड्स क्या है हमें, हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, कि हमने एयर को भी पोल्यूट कर रखा है, वाटर को भी पोल्यूट कर रखा है, और सॉइल को भी वी हैव पोल्यूटेड। ठीक है, इन वेरियस टर्म्स। सॉइल को हम इरोजन करवा रहे हैं बार बार, इरिगेशन करके, अनलिमिटेड वो इनसेंसिटिवाइज्ड प्रिकॉशंस लेके, लाइक फॉर एग्जांपल अनलिमिटेड यूज ऑफ और इरेगुलर यूज ऑफ व्हाट, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज क्या कर रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं, राइट। तो वो पानी एक तरह से यहाँ पे भी जा रहा है और सॉइल में भी जा रहा है। देन उसके बाद एयर, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना रिसोर्सेज में, कि हाउ लैंड इज गेटिंग डिग्रेडेड, सॉइल इज गेटिंग पोल्यूटेड। इसी चक्कर में फर्टिलाइजर जितना यूज करोगे, ठीक है, फर्टिलाइजर जितना ज्यादा यूज करोगे, लैंड की क्वालिटी उतना डिग्रेड करती जाएगी, सॉइल की क्वालिटी उतना डिग्रेड करती जाएगी। देन ऑन द अदर हैंड एयर, वी आर पोल्यूटिंग एयर इन सेवरल वेज, राइट। वी आर पोल्यूटिंग एयर इन वेरी मच सेवरल वेज। आग जला देते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री के धुएं छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ भी, मतलब जो जिस तरीके से स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्मोकिंग तो खैर बहुत कम पार्ट है, लेकिन बहुत सारी चीजें, जितनी भी तरीके से चीजें हम कर सकते हैं, एयर को हम, एनवायरमेंट को हम पोल्यूट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट कम्स फ्रॉम दिस क्लोरोफ्लोरो कार्बन वाला पार्ट। ओके, तो कार्बन CO2 जब एयर में बढ़ता है तब सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, मीथेन गैस बढ़ रही है, CO2 बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, इससे गर्माहट बढ़ रही है, एयर पोल्यूट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा डस्ट पार्टिकल कैप्चर करता है, पीएफ मॉलिक्यूल सब कुछ बढ़ जाते हैं, राइट। सो वो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप लोगों के काम की बात नहीं है, बट बस एक जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ आवर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स। हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कौन है, यही है ना, पानी, हवा और मिट्टी, राइट। तो ये तीनों को अफेक्ट कर रहा है। वाटर को भी तो हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं, राइट। डिफरेंट तरीके से, जितना पॉसिबल तरीके हैं, हमने हर तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को तकलीफ पहुंचा दी है। ओके, सो इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द, अब क्या कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है, वो हम थोड़ा सा एक छोटा आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, कि why conservation is needed. Now, it also preserves the genetic diversity of plant and animals for better growth of species. ठीक है, क्योंकि हमने वाटर, एयर, सॉइल्स को खराब कर रखा है, इसीलिए हमें कंजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। प्लस यहाँ पे स्पीसीज और ब्रीडिंग के लिए, स्पीसीज के पनपने के लिए और स्पीसीज के आगे बढ़ने के लिए, जैसे बोलते हैं ना हमारा वंश चलना चाहिए, वैसे स्पीसी का भी तो वंश चलना चाहिए ना, तभी तो सब कुछ सस्टेनेबल होगा, तभी तो सस्टेनेबिलिटी आएगी, राइट। सो विच इज वाई हमारे बेटर ग्रोथ के लिए कंजर्वेशन जरूरी है, प्रिजर्वेशन जरूरी है, प्रिवेंशन जरूरी है। गेटिंग इट? So conservation is vital to preserve ecological diversity and life support system. वही चीज है, ecological diversity रिपीट हो गया। ecological diversity और life supporting system को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, कंजर्व करता है। कंजर्वेशन जब हम रिगरसली यूज किए जा रहे थे, राइट, बहुत ही अग्रेसिवली हमने सारे रिसोर्सेज को यूज किया, हमने बहुत खराब तरीके से, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से चीजों को पोल्यूट किया, and then we are certainly at a certain point of time realizing that these are actually going against us, right? So we have planned that proper usage of the resource, proper consumption of resource and proper management of resource will lead to conservation. So there is a need to conserve these, otherwise breeding नहीं होगी species में, growth नहीं होगी, production नहीं होगी, then it will ultimately affect the existence of human being. और human इतना mean है, इतना selfish है कि खुद की sustainability के लिए क्या करेगा, conserve तो करेगा ही करेगा, and which is why conservation is must, it is important. Okay, और then the Indian Wildlife Protection Act. अब conservation में ना सबसे बड़ा step हमारे इंडिया में क्या लिया गया, Wildlife Protection Act 1972 को लाया गया। ठीक है, अब सब लोगों को अवेयरनेस फैलाते रहो,
कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, राइट। सो इतना ज्यादा अवेयरनेस फैलाते रहो, वो तो एक अच्छी बात है, वो तो एक अच्छा स्टेप होता ही है, लेकिन इम्पैक्ट तब और अच्छा पड़ता है जब गवर्नमेंट यानी कि कोई एक देश की सरकार, राइट, एक देश को कंट्रोल करने वाली कोई एक पावर अथॉरिटी जब कुछ काम करे उस दिशा में, तो काम और ज्यादा अच्छा हो जाता है, राइट। सो यही उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने किया। इंडियन गवर्नमेंट ने 1972 में एक एक्ट लाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, भारत के वाइल्ड लाइफ के जंगली जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि क्या है ना, जब हम कहीं ग्रोथ करते हैं, जब हम कहीं किसी दिशा में ग्रोथ करने के लिए बढ़ते हैं आगे, तो हम क्या करते हैं, ये सब नहीं देखते कि एनवायरनमेंट पे क्या डैमेज पड़ रहा है, राइट, वहां के जीव जंतुओं पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोग ये सब नहीं सोचते। हम लोग क्या करते हैं, बस कटिंग करो पेड़ों की, एक जगह बनाओ और बिल्डिंग बनाओ, राइट। तो ये सब चीजों को इस एक्ट में देखा गया कि वी हैव टू प्रोटेक्ट सर्टेन बायोडाइवर्सिटी, सर्टेन एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द स्पीसीज लिव, ओके। और ऐसे कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बना दो जहां पे मैन और वाइल्ड का कॉन्फ्लिक्ट कम हो। मैन वर्सेस वाइल्ड हमेशा देखा गया है, कई बार हम ऐसे न्यूज में देखते हैं ना कि बाघ आ गया है, मतलब एक टाइगर है या कोई लायन है या कोई भी एक स्पीसी है, बिग कैट स्पीसी, जो कि ह्यूमन के एरिना में एंटर करती है और ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसका, राइट। तो ये चीज हमने बहुत बार देखे हैं, ठीक है। हम लोग कई बार सांप देखते हैं कि हाँ भाई रिहायशी एरिया में कुछ सांप आ गए, या रिहायशी एरिया में ऐसे कुछ रेसिडेंशियल एरिया में ऐसे कुछ एनिमल्स आ गए जो कि यूजुअली डोमेस्टिक पर्पस पे नहीं होते, राइट, जो कि खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे घर में नहीं आ रहे, एक्चुअली हमने उनका घर खराब किया और वहां पे अपनी सेटलमेंट्स क्रिएट की, राइट। तो इन्हीं सबको बचाने के लिए द गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा क्रूशियल स्टेप लिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाके, जिससे क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और इनडिस्क्रिमिनेट यूज को, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेप आया जिससे हम उसको रोक सके, राइट। सो द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ईयर याद रखना, एमसीक्यूज में आ जाता है सर। सो वाज एस्टैब्लिश्ड to protect endangered species and their habitats, leading to the creation of national park and wildlife sanctuaries. ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, establishment of what? Establishment of protected areas. अब ऐसे एरियाज को establish कर रहे हैं, बना रहे हैं, जहां पे स्पीसीज को कंजर्व कैसे करेंगे, उनके हैबिटेट को बना के, राइट। जब आपका घर होता है आप तभी तो प्रोटेक्टेड होते हो, राइट। तो वैसे ही एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है तो उनके हैबिटेट को, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, जहाँ पे वो अपने पूरे जीवन को, पूरा लाइफ को जीते हैं, राइट। तो उस एरिया को, जहाँ पे उनका सब कुछ सारा प्रोसेस होता है, उस एरिया को ही कंजर्व कर दो ना। जब उस एरिया को आप कंजर्व कर दोगे, वहां की चीजें अपने आप कंजर्व होने लगेंगी, अपने आप प्रोटेक्ट होने लगेंगी, राइट। तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ में आया। तो उन्होंने क्या कर दिया, एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो स्पीसीज लगभग खत्म होने के लिए हैं, लगभग खत्म नहीं मतलब जिनको खतरा है खत्म होने का, राइट, तो उन स्पीसीज के लिए कुछ एरिया को प्रोटेक्टेड बना दिया। देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज, ये बहुत ही शेमफुल बात है, बट देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ स्पीसीज इन इंडिया दैट आर एंडेंजर्ड, एंड उनके लिए हमें अलग अलग एरियाज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। गेटिंग इट? सो प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड द हैबिटेट्स बताया कि भाई उस स्पीसीज को कैसे करोगे, जब उसके हैबिटेट को, उनके एरिया, जहां हैबिटेट क्या होता है, जहां वो लोग रहते हैं, अक्सर वहां पाए जाते हैं, ठीक है। सो लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, ऐसे कुछ प्रोटेक्टेड रिजर्व्ड एरियाज बनाए गए जहां पे इंसानों का जाना उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बहुत काम के पर्पस से कुछ लोग, परमिटेड लोग जाते हैं। ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी बहुत न के बराबर होगी, तो अपने आप जो वहां के एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। गेटिंग इट? सो की स्पीसीज लाइक टाइगर, राइनोसॉर्स, elephants have received legal protection to combat poachings and habitat loss. अब क्या है ना, ये टाइगर, राइनोसोर, एलिफेंट का बहुत हंटिंग पोचिंग होता है, राइट। उनका
स्किन, उनका हॉर्न, और फिर उनके वो जो एलिफेंट का टस्क होता है उसको लेने के लिए, मतलब वो यूनिक एंटिक पीसेस रहते हैं ना, तो उसको यूज करने के लिए, उसको स्मगल करने के लिए या बेचने के लिए अच्छा पैसा आता है उससे। तो इन सब का हंटिंग पोचिंग बहुत हुआ करता था, एंड विच इज वाई इसको रोकने के लिए क्या किया गया, एक ये एक्ट लाया गया जिसके तहत इनको प्रोटेक्शन दी गई, लीगल प्रोटेक्शन दी गई। किनको? टाइगर्स को, एलिफेंट को और डायनासोर को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी है ताकि वो हंटिंग और पोचिंग से बच जाए। स्पेशल क्या? लीगल। अगर इनको मारा, अगर इनको कुछ भी किया तो ये कानूनी अपराध है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मर्डर एक गुनाह है, ठीक है, तो एनिमल्स, इन एनिमल को मारना भी मर्डर के समान गलती है और कानूनी ये गलत हो जाता है, तो ये मर्डर के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से लीगल प्रोटेक्शन दी गई, तो आपको सजा मिलेगी इसकी। ओके, नाउ नेक्स्ट, द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम, गलत है कुछ। So the thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species. अब इसका मेन मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम का? किस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का ये पूरे जो भी स्केड्यूल बनाया था इस सॉरी, तो ये जो प्रोग्राम क्रिएट किया गया था इसका मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोटेक्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो स्पीसीज जो खतरे में है, जिनकी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और कुछ बची हुई है, उस बची हुई पॉपुलेशन को बचाना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। किसका? इस बिल का, इस बिल नहीं सॉरी, इट्स एक्ट का। ओके, नाउ हंटिंग गिविंग लीगल प्रोटेक्शन एंड देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब क्या कर दिया, ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, हैबिटेट प्रोटेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे आप एंटर नहीं कर सकते, परमिशन चाहिए रहेगी, लीगल प्रोटेक्शन है। अगर गलती से भी आपने कुछ क्या बोलते हैं, गलती से भी आपने प्लान किया इधर आने का, स्मगल करने का, जुगाड़ इंडिया का तो है ही, जुगाड़ लगा के कहीं से भी घुस के चोरी कर लेते हैं, राइट। तो ये काम नहीं करना। अगर ये काम किए और आप पकड़ाए गए तो आपको सजा मिलेगी, राइट, ठीक है। सो इस तरह का प्रोटेक्शन दिया गया, किसको? एनिमल्स को और उनके हैबिटेट्स को। ओके, नाउ सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सेंटर ने तो किया ही किया ये स्टेप, स्टेट ने भी बोला कि मैं भी साथ दूंगा और मैं भी ऐसे नेशनल पार्क अपने स्टेट्स में बनाऊंगा जहां पे ये इनको, इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। आपके स्टेट में, आप जिस भी स्टेट में है, अपने स्टेट में सर्च करिएगा गूगल में कि कौन से नेशनल पार्क्स हैं और कौन से रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ये तीन आप अपने स्टेट्स में सर्च करेंगे कि कितने स्टेट्स में क्या है और उनका पर्पस क्या है, किनको सेव करना है, एनिमल्स, कौन से एनिमल्स को सेव करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ओके, नाउ नेक्स्ट, टाइगर, द वन हॉर्न राइनोसॉर्स, द कश्मीर स्टैग और हनगुल उनको बोलते हैं। फिर द 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल कौन से? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और एक घड़ियाल और एशियाटिक लायन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने पिक्चर ऐड की तो है, ये देखो, वन हॉर्न राइनोसॉर है, टाइगर है, फिर एक कश्मीरी स्टैग है, हानगुल बोलते हैं, डियर एक स्पीसी है, फिर ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये घड़ियाल है और ये एशियाटिक लायन है। एशियाटिक लायन खैर बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मतलब एशिया गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है गुजरात के। देख कोई मतलब कभी गए होंगे तो बोलते हैं दिखाते हैं वहां पे, ठीक है। सो गिर फॉरेस्ट वहां पे एशियाटिक लायन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के बायोडाइवर्सिटी के लिए। और ये टाइगर, हमारा टाइगर, बंगाल टाइगर, ये सारे टाइगर्स को कितने खतरा हो गया था, राइट, कितना ज्यादा लेवल पे मारने लगे थे, लेकिन फिर कुछ स्टेप्स आए, अभी आगे पढ़ेंगे, इन स्टेप्स की वजह से टाइगर की पॉपुलेशन को हमारे इंडिया में कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि चीता की पॉपुलेशन क्या हो गई, बिल्कुल एक्सटेंट हो गई। चीता को हमने नाइजीरिया से मंगवाया था इंडिया में, क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन में चीता बिल्कुल खत्म हो गया था, बिल्कुल एक्सटेंट। मतलब एक्सटेंट ऐसी भी होती है स्पीसीज जो कभी ऐसा होता है कि पूरे वर्ल्ड से गायब हो गई है, जैसे कि डोडो, राइट, डायनासोर्स, ये सारे वर्ल्ड से गायब हो चुके हैं। लेकिन एक्सटेंट स्पीसी वो भी होती है जैसे कोई एक पर्टिकुलर रीजन में गायब हो गई, जैसे कि इंडिया में चीता क्या है, खत्म, गायब,
तो हमने बाहर के देशों से चीता को यहाँ लाया ताकि हम अपनी इंडिया की पॉपुलेशन को वापस से बना सके, चीता की पॉपुलेशन को। ठीक है, सो दीज आर वन हॉर्न डायनासोर, ये एक यूनिकॉर्न टाइप्स। ठीक है, ये एलिफेंट है, देन ये डियर है हमारे, ब्लैक बक। ठीक है, चिंकारा बोलते हैं इसको, राजस्थान में पाया जाता है ब्लैक बक। ठीक है, देन ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत ही फेमस, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, एंड देन इट इज स्नो लेपर्ड, हिमाचल में पाए जाते हैं, लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सो ये दीज आर सम endangered animals and even some are more vulnerable, right? So ये सारे ऐसे हैं। स्लाइड को वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कौन से चीज कहाँ पे पाई जाती है, कौन से नेशनल पार्क में किस पर्पस के अंडर उसको सेव किया है, राइट? सो मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट जो भी मैंने दिखाया, ब्लैक बक, चिंकारा जो भी दिखाया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और स्नो लेपर्ड, इसको ऐड किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कि इसको सेव करना है, क्योंकि ये भी अब क्या हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, इनको भी खतरा है। ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980, फिर क्या है 1980, 72 के बाद क्या कर दिया, 1980 को भी लेके आया, कौन सा एक्ट लाया, 1986 और 80 के, सॉरी 1972, ये इस एक्ट के बाद क्या हुआ, ये एक्ट लाया और ये एक्ट लाया, और इसमें बहुत सारे बटरफ्लाई, इनफैक्ट इंसेक्ट्स को भी क्या हुआ, इनकॉर्पोरेट किया गया इस एक्ट में, 72 वाले में नहीं, 80 और 86 वाले में। और इस एक्ट में इनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद क्या बोला गया कि भाई अब इंसेक्ट्स को भी जरूरत है, इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नाउ वल्नरेबल, इनफैक्ट एंडेंजर्ड। नाउअडेज वी रेयरली सी अ बटरफ्लाई, राइट? बहुत लोगों ने, बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है मैंने तो बहुत कम देखा है। इनफैक्ट अगर आप लोग ने भी अपने आसपास के रीजन में बटरफ्लाईज बहुत कम देखी हो, तो ये एक साइन है कि हमारे बटरफ्लाईज भी क्या है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, राइट? बहुत कम एरियाज में आप देखते हो, एक स्पैरो छोटी सी बर्ड होती है, ये भी बहुत कम एरियाज में पाई जाती है। आई हैव टॉक टू माई मेनी फ्रेंड्स एंड दे से दैट वी डोंट सी दीज स्पैरोज, छोटी वाली जो आती है वो छोटी छोटी स्पैरोज होती है, उनको देखना बंद हो गया, मतलब वो दिखती नहीं है। सो यू कैन सी हाउ एंडेंजर्ड दीज बर्ड स्पीसीज, दीज इंसेक्ट्स, एंड देयर आर वेरियस अदर स्पीसीज वी डोंट सी at all, right? Like beetles, then dragonfly, the very big example, the dragonfly, we don't see dragonfly more often. So ये भी क्या हो गई है, इंसेक्ट्स की स्पीसी भी क्या हो गई है, एंडेंजर्ड हो गई है। बहुत टाइम हो गया होगा, आई होप कि मतलब कुछ ही लोगों को ड्रैगन फ्लाई कभी दिखी होगी अभी रिसेंट टाइम्स में। ड्रैगन फ्लाई भी क्या हो रही है, धीरे धीरे खतरे में आ रही है। तो इस एक्ट में, और इस एक्ट में इन बटरफ्लाइज, मॉथ्स को, बीटल्स को और ड्रैगन फ्लाइज को भी क्या कर लिया गया, इनकॉर्पोरेट कर लिया गया प्रोटेक्शन एक्ट में, ताकि क्या कर सके, हम इसको भी बचा सके और इनको बचाने के लिए स्टेप्स ले सके, राइट? सो मैंने फोटोज तो दिखा दी कि ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड थे, ऑलरेडी पहले थे वाइल्ड लाइफ एक्ट में, लेकिन इनको लेटर 80s में और 86 में इनकॉर्पोरेट किया गया, और उसके बाद फिर बर्ड्स और इंसेक्ट्स को भी किया गया। ठीक है, इंसेक्ट्स को भी लाया गया। नाउ प्रोजेक्ट टाइगर, अभी जब मैंने प्रोजेक्ट टाइगर का दिखाया था फोटो, तो टाइगर की पॉपुलेशन मैंने बोली थी ना कि थोड़ी स्टेबल हो गई है। हाउ स्टेबल कैसे हुई, ये प्रोजेक्ट की वजह से। इस प्रोजेक्ट को चलाया गया और पूरे इंडिया के टाइगर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, सेव किया गया, कंट्रोल नहीं मतलब सेव किया गया, मैनेज किया गया, ताकि वो बढ़ सके, ना कि कम हो, राइट? सो इन 1973 क्या हुआ, 1973 में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, हमारे जो पॉपुलेशन है टाइगर की, वो यहाँ इतनी कम हो गई थी, जबकि इतना होना था, मतलब 55,000 एस्टिमेटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, बट वी वर होल्डिंग ओनली दिस मच पॉपुलेशन, 1800 अराउंड, राइट? सो दिस वाज अ वेरी मच dwindling ऑफ व्हाट, द टाइगर पॉपुलेशन, राइट? और ये बहुत ज्यादा अपने आप में ही सरप्राइजिंग है कि इतना कम पॉपुलेशन हो जाना। हाउ, इफ अगर आप लोग रिकॉल करो तो पहले लोग, राजा महाराजा और ब्रिटिश जब आए, वो तो ये लोग क्या करते थे, प्राइड लेते थे कि हाँ भाई टाइगर को हंट करना है, राइट? फॉर द हॉबी पर्पसेस टाइगर वर हंटेड एंड पोच्ड, ठीक है? एंड विच इज वाई क्या हुआ, टाइगर की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई, एंड विच इज वाई ये प्रोजेक्ट को लाना पड़ा, ठीक है? तो रीजन क्या है, पोचिंग फॉर ट्रेड,
क्यों कम हुई? ट्रेड के लिए करते थे, ठीक है। श्रिंकिंग हैबिटेट, हैबिटेट छोटा होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये टाइगर का पूरा हैबिटेट है, यहाँ पे पूरे एरिया में टाइगर घूमते हैं, ठीक है, ये पूरा टाइगर का हैबिटेट है। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर द अर्बन सेटलमेंट स्टार्ट गेटिंग सेटल्ड और इंक्रीज एक्सपेंशन होने लगा जब अर्बन का, तो क्या होने लगा, ये एरिया जब यहाँ पे आप घर बनाने लगोगे तो फिर वापस एक्सटेंड करते जाओगे, एक्सटेंड करते जाओगे, एक्सटेंड करते जाओगे, और टाइगर का हैबिटेट क्या होता गया, छोटा होता गया। और जैसे जैसे छोटा होता गया, ये देखो श्रिंक हो गया, श्रिंक होना मतलब सिकुड़ जाना, ठीक है, तो श्रिंक हो गया, तो हैबिटेट इतना बड़ा था अब इतना सा हो गया। अब इतना हो गया तो ऑफ कोर्स इस रीजन पे स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेस आएगा फूड के लिए। फूड क्या होगा टाइगर का, अलग एनिमल्स जिस पे वो निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, राइट। सो दिस लीड्स टू व्हाट, श्रिंकिंग ऑफ हैबिटेट, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन का डिक्रीज होगा। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस, प्रे बेस मतलब शिकार, प्रे कम होंगे, खाना कम मिलेगा, गुड फूड कम मिलेगा, एंड देन स्पीसीज क्या हो जाएगी, श्रिंक करेगी, और पॉपुलेशन क्या हो जाएगी टाइगर की कम हो जाएगी। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपेंडेशन करेगी, अपना जगह घेरेगी, और टाइगर की पॉपुलेशन क्या होने लगी, कम होने लगी। समझ में आया? तो ये रीजंस थे, पोचिंग, हंटिंग, ट्रेडिंग, सब ये सारे रीजन है किसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन का रेट है वो ऐसा हो गया, ठीक है, ये डेटा ऐसा हो गया, जबकि उसको डेट ऐसा होना चाहिए था, राइट। Project Tiger, one of the well-published wildlife campaign in the world, was launched in 1973. ठीक है, 1973 में ही इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इसके लिए कुछ किया गया, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है, होल इन द वर्ल्ड। इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने बहुत सारी अचीवमेंट की है। इनफैक्ट आज हमने बहुत कुछ अचीव किया है टाइगर की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये है कुछ अपने नेशनल पार्क्स, ठीक है, और इनमें अलग अलग तरीके से टाइगर का कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। इनमें हालांकि बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स को भी बचाया जाता है, कंजर्व किया जाता है। अब भाई कोई टाइगर रिजर्व है तो वहाँ पे मेजर फोकस क्या रहेगा, टाइगर का ही रहेगा, लेकिन और कोई सैंक्चुरीज है या कोई और नेशनल पार्क है तो वहाँ पे अदर एनिमल्स का भी है, लेकिन टाइगर का भी यहाँ पे रिजर्व है, यहाँ पे टाइगर को भी बचाया जाता है ताकि पूरा प्रे बेस और पूरा हैबिटेट, उनका इकोसिस्टम कभी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट जो आपकी बुक में दिए हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि यहाँ उत्तराखंड में है, देन उसके बाद सुंदरबंस जो कि वेस्ट बंगाल में है, इधर सुंदरबंस, ये है इधर, मार्क गलत हो गया, ये इधर है, ठीक है, ये इधर है। देन मानस कहाँ है, इधर असम में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, सरिस्का हो गया, और उसके बाद पेरियर इधर, ठीक है। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, एक्चुअली इधर, सॉरी। देन उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, मानस नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क नहीं, टाइगर रिजर्व, ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ताकि टाइगर को बचाया जा सके, ठीक है, और टाइगर के प्रे बेस को भी बचाया जा सके। ओके, तो यहाँ पे और भी एनिमल्स का प्रोटेक्शन है बट टाइगर का भी है। ओके, सो दिस इज, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया का इतना ज्यादा वास्ट डाइवर्सिटी, अलग अलग फ्लोरा और फाना को कंजर्व करना और उसको प्रोटेक्ट करके आगे सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसे और डेप्थ में पढ़ना हो तो फ्यू की एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें।